So good afternoon, class 12. Yesterday we ended on the hybridization of that was NiCl whole 4 2 minus, and we did one more NiCN ka whole 4 2 minus. Now let's move on to the next one. Now this is an exceptional case here. Put down the part exceptional case. अब अगर कोई नया भी आ जाता है तो ऐसे ही करना है जो हमने कल तक की प्रैक्टिस की थी वो, ठीक है। अब एक एक्सेप्शनल केस करा रही हूँ बेटा, इसको एज इट इज ही आपको मेमोराइज करना है, इसे एज इट इज ही एक्सेप्ट करना है, तो प्लीज नोट इट डाउन। बच्चे जल्दी आ जाए बच्चे। CuNH3 का होल 4 2 प्लस। नाउ कम ऑन, लेट्स बिगिन विद कॉपर। पहले बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या नहीं? अमोनिया विद डेंसिटी 1 multiplied by 4 ligands of ammonia, it gives you 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और साथ ही साथ इसका एक और चीज, अमोनिया इज अ वीक लाइगेंड। तो कॉपर का बेटा एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग यहाँ करेंगे 29 है। यू नो दैट्स एन एक्सेप्शनल नंबर, एक्सेप्शनल केस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स और बचे। लेकिन यहाँ पे हमारा 3D के अंदर 9 आएगा, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? हाँ, 4s1 3D 10। और इसे बेटा ढंग से लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and this is 4s1। ये हुआ इसका फर्स्ट स्टेप। बेटा हम एक्सेप्शनल केस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, एंड दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा बच्चे जल्दी आ जा। I've just started with an exceptional case here. We have just started, okay? और मैंने देख सिर्फ कॉपर की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, okay? Now I'm beginning with the other things here, okay? Are you fine there? So let's go on to this copper 29 I have completed up। मैं पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा 3d10 4s1। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता था? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसे x मानो। अमोनिया पे चार्ज 0, तो x देन इट इज 4 zeros are 0 equals to +2। x कितना आ गया? +2। थर्ड स्टेप आता है, कॉपर को इस 2+ स्टेट में लिखकर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। यानी कॉपर नॉर्मल में से आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, तो 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 3D में से चला जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड दिस इज 3d9। अब 3d9 कॉन्फ़िगरेशन को हम फोर्थ स्टेप में बनाएंगे। Let us write the complete complex again। CuNH3 का whole 4 2 plus, और यहाँ आ गया हमारे पास 3d9। 3D बनाएंगे, 3D के अंदर 5 बॉक्सेस या 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। आगे क्या आता है? 4s, और फिर क्या आता है? 4p। चलिए 3d9 बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नाउ एज वी हैव रेड, यहाँ पे अमोनिया कैसा लाइगेंड है? वीक लाइगेंड। लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और वीक लाइगेंड कहाँ पे इन्फ्लुएंस डालते हैं?
जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी वजह से यहाँ पे ये दो होते, और अगर मैं कहती कि ये जो लाइगेंड यहाँ पर है जो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो वो इन दोनों का जोड़ा बनवा देता, और जोड़ा बनवा के इन दोनों को एक ही सेक्शन में एक ही ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट कर देता। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पहले तो लाइगेंड क्या है, वीक है, दूसरी बात हमारे पास एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका जोड़ा किसी और के साथ बन नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ मैंने हेडिंग देखो मैंने क्या बोला, ये कैसा केस है बेटा, एक्सेप्शनल केस है, ये हमारे नॉर्मल रूल से हटकर है। तो नाउ लिसन टू मी, यहाँ पर ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले ही कॉम्प्लेक्स के अंदर बस याद रखना है, ये प्रमोट हो जाता है लास्ट में, ये प्रमोट होके चला जाएगा लास्ट में, यानी ये एक तरह से एक्साइटेड होके लास्ट में चला जाएगा। अभी मैं सब समझाती हूँ, पहले मेरा कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, जो मैं अभी समझाना चाह रही हूँ, फिर आई गिव यू द अदर रीजंस बिहाइंड इट। अब मेरे पास कितने अमोनिया है, NH3 के 4 हैं। लाइगेंड्स का काम क्या होता है, कॉपर को, मेटल को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देना, तो 4 अमोनिया है तो 4 पेयर्स देगा, वो 4 पेयर्स कहाँ जाएंगे, इसके खाली बॉक्सेस के अंदर। तो हमारे पास 4 बॉक्स खाली होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में प्रमोट किया, क्योंकि बीच के 4 मुझे खाली चाहिए इस सर के। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया अमोनिया ने जो दिया, दूसरा अमोनिया वाला पेयर, तीसरा अमोनिया वाला पेयर, और ये हो गया चौथा। ये चारों जो मैंने रेड से बनाए हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय अमोनिया लाइगेंड्स। अब अगर ये रेड रंग के जो आप देख रहे हो, मैं इनको आपस में मिलाऊं तो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। डी के अंदर एक पेयर है तो डी, एस के अंदर भी एक पेयर है तो एस, पी के अंदर 2 रेड पेयर है तो P2। तो दिस इज व्हाट वी कॉल DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी आई। नाउ लिसन टू मी, एक बेटा ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल ब्रांच, वो ऑलरेडी ये बताती है हमें कि इस वाले कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। ऑलरेडी हमें आंसर पता था कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, DsP2। तो ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, अगर हम अपने कल वाले रूल्स यहाँ लगाते हैं, एंड इफ आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट, इफ आई एम नॉट गोइंग टू लाइक शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन टू द लास्ट ऑर्बिटल, तो आप क्या करते, आप कहते मैम 3D के अंदर 1 2 3 4 ये तो पेयर है, और मैम ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आपने लास्ट में प्रमोट किया है, अगर ये यहीं रखें हम, और हम 4s और 4p के अंदर, ये आ गया 4s ये आ गया 4p, इसके अंदर ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, तो इसके हिसाब से आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठेगी, sp3। दैट्स रॉन्ग माय डियर, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज हैव सजेस्टेड कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए, DsP2। तो जबरदस्ती DsP2 प्रूव करने के लिए हमने एक अपना कंसेप्ट बना लिया कि इस कॉम्प्लेक्स में इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को भाई लास्ट में डाल, जो एक सिंगल बचता है, और बीच के जो 4 बचते हैं उनमें अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस अमोनिया वाले के डाल दो, देन ओनली यू वुड गेट दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, अदरवाइज आंसर बेटा गलत आएगा। गॉट इट एवरीवन, ओके। तो इसलिए बेटा याद रखना, इसको मैंने एक्सेप्शनल केस में लिखा है, और आपको भी ध्यान रखना है मैम ऐसा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में कर दे नहीं, सिर्फ कॉपर NH3 होल 4 2+ में ही ये काम करके आना है, बाकी किसी और में अपनी बुद्धि नहीं लगानी। इज इट क्लियर, क्योंकि तुम्हें सबकी स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज के बारे में नहीं पता। हाँ बच्चा, नहीं तभी तो कह रही हूँ, कुछ भी हो तुम सिर्फ इधर ही लगाओगे, CuNH3 होल 4 2+। गॉट इट डियर? दक्ष कम हियर, कम हियर, आगे आ जाओ। Online student, is it all clear to each and every one of you? Beta, please answer me. युग दक्ष को बता दो कहाँ तक हुआ है अभी। So let's go on to the characteristics of this part. Okay dear, fine बच्चे. So characters goes first hybridization. So what do you suggest? What's the hybridization?
DSP2, blindly go for DSP2. Second is shape, square, planar. बेटा DSP2 वालों की स्क्वायर प्लेनर होती है, हमने कल पढ़ाई, ठीक है। तो दैट्स जस्ट लाइक रट्टा पार्ट कि इसकी ये होती है, इसमें कोई अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी, ओके। तीसरी चीज, आप बताइए इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? है, देखो लास्ट में ही है लेकिन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, यानी आप बोलेंगे मैग्नेटिक करेक्टर में पैरामैग्नेटिक। एंड फोर्थ होता है बच्चे, इसकी स्क्वायर प्लेनर को हमें शेप को ड्रॉ करना है। गोइंग हियर बच्चे, जैसा नाम वैसा काम, स्क्वायर बना लो। तो स्क्वायर के अंदर ऐसे बनाया आपने, बीच में रखा कॉपर, और ये साइड में है आपके 4 अमोनिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाना है, जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बनाए हैं, और ये आ गया ऐसे, और चार्ज कितना है 2+। हाँ विल डू, अभी मैंने इतना वो करा, मैं कर लूँ उसके बाद। बताओ, ये 4 बातें तो हमारी नॉर्मल थी। अब हमारी जब पैरामैग्नेटिक करेक्टर आता है, उसके साथ एक चीज और हम करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन। पहले आप जल्दी से कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। लेट्स गो ऑन टू द मैग्नेटिक पार्ट, टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसा नहीं है बच्चे कि आपको ना मतलब लाइक सीक्वेंस में लिखना है, वर्क ऑन, अगर जंबल भी हो जाए तो उसकी कोई परेशानी नहीं है, बट सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो रूट n, n+2, n stands for number of unpaired electron, which is 1 in number here. So let's go for it. 1, 1+2, 2+1, 3, √3, 2+1, 3, 3 into 1, √3, √3 की वैल्यू 1.732। तो ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। जब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, जिसकी यूनिट होती है बॉर मैग्नेटन, BM करके लिख दोगे आप। बॉर BOHR, मैग्नेटन इज MEGNETON, लेकिन इतना लंबा नहीं लिख के आना, सिर्फ जानना है, दैट्स नोन एज बोर मैग्नेटन, ठीक है। From 28th, beta, I'm announcing it. Everyone, please listen to me carefully. 28 onwards हमारे डबल बैच होंगे। दैट इज ये वाला बैच तो एज इट इज चलेगा ही। इसके अलावा इससे 1 घंटा पहले, दैट इज 2 से 3 में मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रही हूँ, दैट्स ट्रू फ्रॉम बिगनिंग, यानी फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। दिस इज ऑल डन फॉर द बेसिस कि जिस स्कूल में जो आ रहा हो भैया, उसके अकॉर्डिंगली आप कवर करते जाएं। हर स्कूल को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा, एक ही घंटे के अंदर। Is that clear? And I'll be beginning organics here, and it will be like 2 chapters मैं कोशिश करूंगी कि आपके करा दूं इन हॉलीडेज के अंदर, ओके। और अगर थोड़ा सा जुलाई का 1-2 दिन ज्यादा लगे तो उसमें मत इवेल्युएट करने लग जाना, आसपास में हो जाना चाहिए, फाइन। और ये बैच एज इट इज चलेगा, इसमें हमारी फिजिकल इनऑर्गेनिक जो चलती है वो चलेगा, फाइन। ऑल डन एवरीवन, may I move on to the next one? देख लो, अगर किसी का शुरुआत का कुछ छूटा हुआ है तो देख ले जरा।
तो व्हाट आर द स्टेप्स डियर? अब तक आप क्या समझ पाए हमारे स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले जो भी मेटल दिया हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, फिर उसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। थर्ड स्टेप गोज, उस मेटल की उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद उसे एक्सप्रेस करो 3D, और उसके अंदर डिपेंडिंग कि अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी और लाइगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। ये बस एक एक्सेप्शनल केस था। हर जगह अगर ऐसा कहीं फंस जाओ तो बेफालतू में कुछ भी करके मत आ जाना बेटा, सिर्फ इसके अंदर मैंने सिखाया तो इसके अंदर ही रखो। गॉट इट? Now let's move on to another question of this type, of not this type, of the valence bond theory. Here it is. ये बोर्ड क्वेश्चन है बच्चे, जरा एक में पढ़िए इसे। MnBr4 2 माइनस मैग्नीज है और Br यहाँ पे लाइगेंस है, और मैंने आपको कल सिखाया था कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर जो लाइगेंस बनते हैं या कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर जो लाइगेंस बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी सारे वीक कैटेगरी में आते हैं। तो ब्रोमीन ना तो कार्बन है ना नाइट्रोजन है ना इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये कैसा कंसिडर होगा? वीक लाइगेंड। गॉट इट? यानी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये उसकी पेयरिंग नहीं करवा सकते। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है 5.9। मैंने कल आपको एक चीज और सिखाई थी बेटा, इफ यू पीपल रिमेम्बर, अगर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता हो तो आप डायरेक्टली एक ट्रिक पॉइंट से क्या बता सकते हैं उसके अंदर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट है 2.8, तो उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0.8, वाली चीज को भुला दो, अब बताओ कितना नंबर बचा? 2। अगर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.8 सपोज, तो 3। अगर किसी का है सपोज यहाँ पे 6.8, तो 6। तो जितना भी आपको दिख रहा है ना ये वाला नंबर इधर, ये वाला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको डायरेक्ट देगा, तो आपका टाइम सेव होता है। ओके, तो जरा करते हैं। MnBr4 2 माइनस का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है बेटा? 5.9। पहले बताओ, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है 100% वो पैरामैग्नेटिक है, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डायमैग्नेटिक जो होते हैं उसके अंदर अनपेयर्ड नहीं होते, तो मैं उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल ही नहीं सकती। तो व्हाट वी आर लेफ्ट बिहाइंड इज कि अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है तो बताओ वो पैरा है या डाई? पैरामैग्नेटिक है, तो फर्स्ट आंसर गोज कि ये पैरामैग्नेटिक। सेकेंड आंसर, गिव द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम ऑन अप्लाई द ट्रिक बेटा। अगर ये 5.9 है तो बताइए 5, that's the roll part, it's 5. So number of unpaired electron, they are 5 in number. Okay? हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो सारी मेहनत करनी होगी जो अभी तक आपने सीखी है। चलिए जरा लेट्स गेट स्टार्टेड। MnBr4 माइनस मैग्नीज 25 होता है बेटा एटॉमिक नंबर, डू रिमेम्बर मैग्नीज 25, डोंट मतलब अभी के लिए रिमेम्बर, आपको सारे रटने नहीं है, एग्जाम में आपको सारे एटॉमिक नंबर दिए जाएंगे। तो 25 डियर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन बचे 3D के अंदर चलेगा। अब इसे ग्रुप में करके लिखो, 1 नंबर एक तरफ, 2 नंबर एक तरफ, सारे 3 नंबरों को एक तरफ करो, 3s2 3p6 एंड दिस इज 3d5, और 4s2 को लास्ट में करो। Now the second step is इसी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए बेटा ये x है, ब्रोमीन पे जनरली चार्ज -1 होता है, निकालिए x -4 इक्वल्स टू -2, x स्टैंड्स फॉर +2। थर्ड पॉइंट पर Mn2+ के ऊपर जरा चार्ज निकालिए। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले जो 4s वाले हैं वो बाहर निकल जाएंगे, बचा क्या आपके पास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and this is 3d5. बोलिए all done? Okay? फोर्थ स्टेप में कॉम्प्लेक्स लिखिए बच्चे अपना, दैट इज MnBr4 2 माइनस, और इसके ये बना लीजिए, हमारे आ गए ये 3D के 5
बेटा लास्ट के 3D से ही स्टार्ट करते हैं बनाना। फिर आ गया 4s और फिर आ गया हमारे पास 4p। मैम व्हाई आर वी मूविंग टिल 4p? ऑल बिकॉज हाउ मेनी ligands डू आई हैव? 4। इन 4 नंबर को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि ये हमें 4 लोन पेयर देंगे, मुझे आगे के भी बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना 3D के बाद 4s और फिर 4p, ऐसे बनाना सीख लो, ये दिमाग में सेट कर लो कि वी हैव टू फॉलो दिस वे। ठीक है, अब बताओ 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। 1 2 3 4 5, पांचों अनपेयर्ड है। और क्या इनकी डबलिंग हो सकती है? क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज जो बी आर है ना बेटा, वो डबलिंग कराता है। और ये जो बी आर है यहाँ पे, ये वीक लाइगेंड, रिमेम्बर इट्स अ वीक लाइगेंड। वीक लाइगेंड कमजोर होता है, और कमजोर चीज सबको इकट्ठा नहीं कर सकती, तो दैट इज वो लोन पेयर्स को कपल नहीं करवा पाता। तो ये एज इट इज रहेंगे। तो नाउ व्हाट्स द मजबूरी इज कि हमें आगे के ब्रोमीन जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो हमें आगे के ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे कुछ खाली नहीं है 3D के अंदर। तो 4s में एक पेयर ब्रोमीन ने दिया, दूसरे ब्रोमीन ने इधर, तीसरे ब्रोमीन ने इधर, चौथे ब्रोमीन ने इधर। ये लाइगेंड्स ने अपने क्या दिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लाइगेंड्स। कौन से लाइगेंड्स हैं? बी आर माइनस। नाउ कम ऑन, हाइब्रिडाइजेशन बताइए बेटा। sp3। तो ये आ गई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, और यही तो कहा था डिपिक्ट्स इट हाइब्रिडाइजेशन, तो वी हैव डिपिक्टेड इट, इट इज sp3। तो देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर ये लिखेंगे ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कीजिए, तो उसे सारी कहानी मेंशन करना sp3 है। लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आधी चीज तो इन्होंने ऊपर पूछ ली, पैरामैग्नेटिक इन्होंने पूछ लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट खुद ही दे दिया, तो ये आपसे वो क्या लिखवाएंगे? समझ गए? आई होप यू पीपल रिमेम्बर दिस चार्ट, हम कल कर रहे थे। अगर 4 नंबर की sp3 आती है हाइब्रिडाइजेशन, तो टेट्राहीड्रल है। अभी sp3 आई तो टेट्राहीड्रल है। इससे पहले अभी कौन सा केस किया था? dsp2 आई तो क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब मैं आपको ये कराऊं बेटा, ये 4 और 5 क्या होते थे? कितने लाइगेंड जुड़े हैं? अभी तक जैसे, अभी देखो लास्ट केस क्या है, पढ़ो, mn br4, कितने br है? 4। तो हमने इसलिए यहां से काम किया 4 नंबर से। अब मैं तुम्हें दूंगी कि 5 लाइगेंड जुड़े हैं, और उसके बाद आपकी 100% हाइब्रिडेशन क्या आने वाली है? sp3d। तो 100% शेप क्या बोलने वाले हो? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अब मैं इसकी बात करने वाली, तो हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस। लिखिए जरा इसमें, टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 5। लिखिए इसमें FeCO का होल 5। चलिए आयन 26 करके दिखाओ, कोशिश करो, जहां तक तुम पहुंच सको करो। पहले बताओ, कार्बन ऑक्सीजन का लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो CO इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। यानी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन आई, तो उसको पेयर बना देगा। तो पहले 26 नंबर वाले आयन का, लेट्स गो विद इट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3D में बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पेयरिंग बना के कर देना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन।
चलिए ये x है, CO पे चार्ज 0 होता है और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। x प्लस 5 जीरो जा 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो x 0 आ गया, यानी आयन इसी स्टेट में रहेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। तो मैंने आपको कहाँ से बनाने के लिए कहा है हमेशा? 3D से। तो 3D के आगे जो दिख रहा है सब बनेंगे। तो अब बनाइए, पहले कॉम्प्लेक्स लिखिए FeCO का होल 5। डू नंबर द स्टेप्स बेटा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, नाउ दिस इज फोर्थ स्टेप। तो हमने 3D बनाया है यहाँ पे, फिर 4s, और 4s के बाद क्या बनता है हमेशा? 4p। बस ये तो कांस्टेंट स्टेप्स हैं, आपको अगर एक बार आप बार बार हाथ से करते हो तो अपने आप दिमाग आंसर करता है। चलिए बच्चे बताइए, 3D के अंदर कितने लगाऊं इलेक्ट्रॉन्स? 6। सो लेट्स गो विद दैट। आप पेंसिल से काम कीजिएगा, क्योंकि अगर पेयरिंग हुई तो आप रब कर सके। ठीक है बेटा? 1 2 3 4 5 6, और 4s के पास आ गए बेटा ये दोनों। अब सबकी क्या होगी? पेयरिंग। और पेयरिंग इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास लाइगेंड कौन है? स्ट्रॉन्ग। उसमें ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। देखो जैसे सुनो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इन दोनों ने अपना जोड़ा बना लिया, तो सब ना एक तरह से खाली जगह छोड़ते हुए जितना मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि हर बॉक्स के अंदर 2 आ सकते हैं, तो वो मैक्सिमम अटेम्प्ट वो मारेंगे। और कौन करवा रहा है ये काम? CO करवा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लगता है। एक तरह से एक स्ट्रेंथ आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, सबको शिफ्ट कर रही है कि चलो भाई अपनी कम से कम जगह लेकर चलो, ऐसी वाली बात होगी। ठीक है, चलो जरा करवाओ अब ये। तो यानी क्या होने वाला है बेटा, एक मेरी बात सुन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या होने वाला है? मान लो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, और ये दोनों शिफ्ट होके ऐसे आ गए। ये एक्चुअल इसकी पिक्चर अपीयर होगी। इसलिए मैं कह रही थी पहले अंदर पेंसिल से बनाओ, उसके बाद रब करके तुम्हें अपना दिमाग काम करेगा, अच्छा मैम ये करना है। पेन से करोगे ना अगर डायरेक्टली बेटा तो प्रॉब्लम आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बता बेटा कितने पेयर है हमारे पास? 5। तो एक पेयर इधर आया, दूसरा कार्बोनिल ने इधर दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 आ गए इधर। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन DS। डी के अंदर एक ब्लैक पेयर, ये ब्लैक पेयर है लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट हुए हैं, वो ही हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में मदद जरूर कर रहे हैं मगर डिसाइड नहीं कर रहे। तो DsP3। अब जरा 5 नंबर वाले की अगर आप चेक करेंगे, जो कल मैंने आपको चार्ट दिया था और जो अभी मैंने आपको रिकॉल भी कराया, दैट DsP। आ गई बात समझ में सबको? चल बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स और लिख दो। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, so let's go on to the hybridization, that DsP3 with the shape, yes that's true, trigonal bipyramidal. Third is या पैरा और डाई। अब क्या हुआ? अब फाइनल अपीयरेंस क्या है बताओ? क्या अब कोई आपको दिख रहा है अनपेयर्ड? इसमें कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। तो अभी क्या हुआ? ये डायमैग्नेटिक। और फोर्थ है इसकी, हम लोग जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना रहे हैं वो इधर बना रही हूं मैं। So let's go on to trigonal bipyramidal dear. See trigonal का मतलब आप क्या समझते हो? कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर दिमाग में आती है when you talk about trigonal? बचपन वाला ट्रायंगल? अरे बोलो।
ज्योमेट्रिक फिगर्स मतलब सर्कल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, सो ये सब होते हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स। तो ट्राइगोनल में आपको अपने आप आवाज आ रही है ट्रायंगल की, तो ये बनेगा बाय पिरामिड। मतलब समझो बेटा, एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक पिरामिड बन जाए, उसके नीचे एक पिरामिड बन जाए, समझे? तो ऐसे बनाते हैं हम, जरा देखो। आयन बीच में आया, सीओ सीओ सीओ, एक सीओ ऊपर और एक सीओ नीचे, तो ये आ गया इसका। This is what we call as trigonal bipyramid. Now put down the heading hybridization in complexes with coordination number 6. 4 वाली कर ली, 5 वाली आज कर ली, अब हम 6 नंबर वाले पे आए। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा hybridization in complexes with coordination number 6. Now listen everyone, what you did. आपने अभी तक मुझसे क्या पढ़ा है? अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी लाइगेंड्स की जो गिनती है वो 6 तक आ रही है, तो उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं। समझ में आई बात? दूसरी बात, अगर 6 नंबर आएगा तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो D2sp3 होगी या sp3d2 होगी। अगर D2 पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर D2 बाद में लिखा हुआ है तो हम इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर D2sp3 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इनका दो नाम और चलते हैं, हाइपर लाइगेटेड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर D2 बाद में लिखा है, sp3d2 है, तो इसे हाइपोलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन सब का मतलब जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब समझो। इज इट क्लियर? और कॉमन बात क्या है, चाहे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे sp3d2 हो, कहते इन्हें कुछ भी हो, मगर इनकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहीड्रल ही रहेगी। ठीक है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन द ज्योमेट्री सो फार। अभी तक हमने पढ़ा अगर हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, ज्योमेट्रीज डिफरेंट हो रही है इन दोनों में, D2sp3 में, क्योंकि D दो ही है, S एक ही है, P3 है, तो शेप पे कोई असर नहीं पड़ने। इज इट क्लियर है? तो वो ऑक्टाहीड्रल ही रहेगी। करिए बेटा, जरा इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट कर। चलो पहले मुझे इतना बताओ आप लोग, क्या आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड की अब पहचान है? अगर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर कोई लाइगेंड्स बन रहे हैं बच्चे, तो दे आर स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे वीक। गॉट इट? क्या आपको मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, 1s2 2s2 2p6 वाली? उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर को मिलाकर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इतने तक आता है करना? तो अब जो मैं सिखा रही हूँ, अब उसे ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम डिफरेंस यहाँ पे बनाएंगे। अब हमें आंसर पहले से पता होगा,
जैसे अब तक क्या हो रहा है, हमें निकालनी पड़ती है लास्ट तक आते आते हाइब्रिडाइजेशन। ये अब जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं हाईलाइट करूंगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में, इसमें आपको आंसर पहले से पता होगा कि हाइब्रिडेशन D2sp3 आने वाली है या sp3D2। फिर बाद में एक तरह से होता है ना बच्चे की, जब हमें पहले से ही आंसर पता है, फिर तो जुगाड़ करना है कैसे भी उसे साबित कराओ, तो फिर हम वो वाला काम करें। ठीक है, व्हाई एम आई डूइंग दैट, फॉलो मी द वे दैट आई एम सेइंग, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने। ठीक है, मेरे इतने साल में मैंने कराए हैं, तो मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो करके जाते हैं, तो उनका कभी गलत नहीं होता। और इसमें कोई भी क्वेश्चन मत करना बेटा, मतलब जैसे मैं समझा रही हूँ उसे समझो। ठीक है, लेट्स गो विद दैट। अब जरा ध्यान से यहाँ देखो, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। आप पहचान लोगे कैसे, लाइगेंड्स के नंबर करके वहां दिख जाएंगे, जब उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो दिख जाएगा 6 नंबर आ रहा है। जैसे ही पता चला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तभी आप उसमें से मेटल पकड़ोगे। मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बना के, उसका आयन बना के, उस आयन की क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ, ये स्टेप तो हमारे वहां तक कॉमन चल रहे हैं जो अभी तक सीखा है। अब जैसे ही तुम्हारे पास उस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल का, यानी उस मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो चेक करो क्या D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D3 है, D4 है, D5 है या D6 है। इनमें से कौन सा D आ रहा है। मान लो आप कहो मैम D1 D2 D3 में से कोई आ रहा है, फिर चेक कर बेटा कि लाइगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो D1 D2 D3 में फर्क ही नहीं पड़ता कि लाइगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, सीधे लिखाना वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी हाइब्रिडेशन क्या आने वाली है, D2sp3 फॉर श्योर, हमेशा। डोंट यू वरी अबाउट इट, इज दैट क्लियर। और अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 है, तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा लाइगेंड वीक है या लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 आएगी, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी अगर sp3D2 है तो क्या कहोगे उसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर D2 अंदर वाला है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलिए समझ में आया, यूज कैसे करना है इसको। और अभी देखो हम इतने एग्जाम्पल्स करेंगे, आप खुद हाईलाइट हो जाए, मतलब खुद दिमाग में हाईलाइट हो जाएगा कैसे आएगा। चलो जरा मुझे बताओ, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट करके तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, सपोज D1 D2 D3 आए, तो क्या स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड का फर्क, नहीं, हमेशा द हाइब्रिडेशन विल गो विद D2sp3। और अगर D4 D5 D6 है तो द हाइब्रिडेशन डिपेंड्स अपॉन वीक और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। वीक आया तो sp3D2, स्ट्रॉन्ग आया तो D2sp3। गॉट इट डियर। चल बच्चे इस चार्ट को कर, फिर हम एग्जांपल्स करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या सबको क्लियर है बेटा, जरा प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आपको क्लियर हो गया। झलक, इज इट क्लियर बेटा, गर्विता इज इट क्लियर, उड़ीसा प्लीज टेल मी बच्चे, इज इट क्लियर, फाइन डियर। अब मैं यूज करना सिखाती हूँ इसी चार्ट को, तो तुम्हें खुद ही यूज करने लग जाओगे, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा, प्रिटेंड करना है कि मैम ओके हमने आंसर पूरी वर्किंग के साथ दिखा दिया है।
So all set, all done. Okay. May I? Everyone? Are you still copying, बच्चे? The one sitting next to you. Are you sure about it? Everyone done, बच्चे? आप कर रहे हो बेटा अभी कॉपी? FeCN का whole 6 3 minus. Got it, dear? सबसे पहले आपको क्या काम करना है? Ion with 26 number. Let's move on with the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. 6 इलेक्ट्रॉन बचे जो D में जाएंगे 3d6. फिर आप इसी चीज को ढंग से लिख लीजिए. 1s2, 2s2, 2p6, सारे 3 नंबर एक तरफ कर लो और लास्ट में फिर 4 नंबर लिख देना. 4s2 को लास्ट में लिख, यानी एक तरह से असेंडिंग शेल्स लेवल पे. ये 1 2 3 4 शेल्स होते हैं KLMN, तो हमें असेंडिंग शेल लेवल पे लिखना. सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट. देयर X आयन पे चार्ज हमें निकालना है. CN पे -1 होता है तो -1 × 6 और ओवरऑल चार्ज -3 है तो X आ गया बच्चे हमारे पास +3. तो थर्ड पॉइंट में मुझे Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखनी है. 3+ का मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं Fe में से. तो जरा करिए ये काम. 2 यहाँ से चले गया, एक यहाँ से चला गया. What do I get? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Come on, suggest me. What should I write? 3d5. You have d5 configuration there. समझ गए? हम यहाँ तक आने की बात कर रहे थे. नाउ चेक योर चार्ट. डू सजेस्ट मी. क्या हाइब्रिडेशन होनी चाहिए? लाइगेंड कौन है? CN. स्ट्रॉन्ग और वीक? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है. स्ट्रॉन्ग लाइगेंड. तो हाइब्रिडेशन होगी D2sp3. Is it clear there? D5 with strong ligand according to the chart that I told you or we have just studied, उसका होगा D2sp3. That is inner orbital complex. आई बात समझ में? अब मुझे बस ये D2sp3 जबरदस्ती बना के आना है. अब ये बताओ जो हाइब्रिडेशन होती है वो कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर से बनती थी? किसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती थी? लाइगेंड के लोन पेयर से. ये वाले जो लाइगेंड है CN, इनसे बनेगी. ठीक है, D2sp3. तो इनको हम अलग कलरिंग से दिखाएंगे. चलो पहले कॉम्प्लेक्स लिखो. अब जरा देखो आपको कैसे फॉलो करना है. आपको आंसर ऑलरेडी पता है बेटा, तो आप सबसे पहले 3D बना लो क्योंकि आपको पता है 3D से ही स्टार्ट करना. 1 2 3 4 5. आगे क्या आएगा बेटा? 4s. और फिर क्या आएगा? 4p. 3D 4s 4p. अब बहुत ध्यान से मेरी एक बात समझना. देखो सब लोग इधर आओ. इधर मतलब वहीं रहो, मेरा मतलब इधर देखो. ओके, मुंह तरीका होता है कई बार बोलने का. D2sp3 में ये वाले D2 का मतलब है 3D से इन्वॉल्वमेंट. 3D के D इन्वॉल्व होंगे. S 4s का होगा. P हमेशा 4p वाला होगा. यानी 3D के कितने बॉक्सेस इन्वॉल्व होंगे बेटा? 2. S में तो एक ही बॉक्स होता है तो एक ही होगा. बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल देयर. गॉट इट देयर? और P के अंदर कितने होंगे बच्चे? 3 होते हैं तो तीनों के तीनों P इन्वॉल्व होंगे. अगर हाइब्रिडेशन होती sp3d2 इन केस, आगे का बता रही हूँ, तो S तो 4s का होगा, P 4p का होगा, D बेटा आगे का जाएगा. 4s 4p 4d का जाएगा. आ गई बात? मेरी बात समझ में? फर्क क्या है? अब आप समझो. इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल. अगर अंदर के पुराने वाले 3D ऑर्बिटल्स ही इस्तेमाल होते हैं तो ये D2sp3 इनर बोला जाता है. और अगर कोई नए इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी ये D पहले से नहीं थे 4D वाले, ये नए हमने शामिल करे हैं, तो इसे हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आई बात समझ में इनर और आउटर की? चलिए नाउ लेट्स गो ऑन.
अभी 1 मिनट बताओ, इसमें कुछ कॉपी करना हो कर लो। वैसे आपको अभी एग्जाम्पल्स में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या करना था, यहाँ पे D2sp3 पहले से बनाना है। तो देख बेटा, मुझे पता है D2 मेरे कौन से इन्वॉल्व होंगे 3D के, तो मैंने D2 को पहले भर दिया, D2 आखिर वाले D2, तो अभी बीच के D2 मत ले लेना, ठीक है। S में मुझे पता है एक इन्वॉल्व है, एक हो गया। P में कितने इन्वॉल्व है, 3, 1 2 3। ये मेरे सब क्या है जो मैंने रेड रंग से बनाए हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मान लो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 6 CN माइनस लाइगेंड्स, ऐसे कर सकते हो, 6 लाइगेंड दे आर CN माइनस। अब बता बेटा, मेरे पास D5 ओरिजिनली क्या थी, D5 थी कॉन्फ़िगरेशन। इनका क्या होगा मैम, ये इन तीनों में भर दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्या होना है तुम तो भर दो बस। कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5, खत्म। ये करके आना। समझ में आ गई जो मैं कह रही थी, एक हमें पहले से आंसर पता होगा, हमें तो फिर जुगाड़ करना है कि बस कैसे भी करके दिखाओ, ये करके। इज इट क्लियर यार, फाइन। इससे कभी गलत नहीं होने का, क्योंकि एक और मेथड है वो, उससे बच्चे काफी गड़बड़ कर जाते थे। तो मैं इतने सालों से, मतलब पिछले आप मान लो 5-7 साल से फिर इसी स्टेप पे आ रही हूँ, फिर कभी कोई गलत नहीं होती। गॉट इट डियर। ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मेटल के हैं, ब्लैक वाले जो एरो हैं ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, लाइगेंड के हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन डिसाइड करता है, ये रेड वाले, ठीक है। ब्लैक वालों का रोल नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करवाने में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए बच्चे, बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, चलिए लिखिए। फर्स्ट इज hybridization, and that's what there, D2sp3। अब आप इसमें यहीं पे लिखो, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वो जो जो नाम इसके साथ लिखे हैं चाहो तो लिख दो, लेकिन सबसे ज्यादा नाम ये वाला चलता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा शेप ऑक्टाहीड्रल, विल ड्रॉ दैट। पहले बस मैग्नेटिक करेक्टर और बता दो, सॉरी दैट्स पैरामैग्नेटिक। व्हाई, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है चाहे किसी का भी हो, मतलब कपल नहीं हो पाया उसका, ये। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी काम कर लेते हैं बच्चे। म्यू, म्यू इज मैग्नेटिक मूवमेंट, रूट एन एन प्लस टू, बॉल मैग्नेटन इज द फॉर्मूला। 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3, रूट थ्री का मतलब 1.732 बॉल मैग्नेटिक। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है बेटा, अब मैं बताती हूँ इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं। जिनके अंदर ये वाली हाइब्रिडेशन आती है ना D2sp3, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होते, तो उन्हें कहते हैं वो लो स्पिन करते हैं, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कम देखने को मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन ही आजाद कम है। क्योंकि जब कब कहते हैं हम लोग, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, तो उससे स्पिन यहाँ पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फ्री नेचर वाले। गॉट इट डियर। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ तक रखते हैं आज, वील बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। कल नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज लिसन टू मी एवरीवन, टुमारो इज सैटरडे। अच्छा, टिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप लोगों ने अभी तक कहाँ तक का, नॉमेनक्लेचर। मैंने नॉमेनक्लेचर में डियर मैंने वो नहीं दिए थे ना, नाम और नाम के साथ मतलब स्ट्रक्चर बनाओ फॉर्मूले वाले। कल से उसका टेस्ट दो, विल बिगिन विद मंडे में, ठीक है। ट्यूसडे से हमारी डबल बैच शुरू हो जाएगा। आपका अगर कोई टेस्ट मिस हो रहा है तो प्लीज जरा उसे खत्म करें संडे तक, और मंडे को बेटा मैं फाइनल हर बच्चे का देखूंगी किसने कौन सा टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। तो दे दीजिए, आपको संडे तक का मौका दिया जा रहा है, कर लीजिए।
ओके और कल आपका टेस्ट किस चीज का है? वही कोऑर्डिनेशन नंबर शुरू से लेकर नॉमेनक्लेचर तक का, ताकि ये चैप्टर फिर आपका रिदम में आ जाएगा पूरा, मतलब सेट हो जाएगा। हाँ कल, ठीक है। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो नाउ ऑन मंडे। गुड बाय फॉर नाउ। Listen, my dear, the timings are going to be like 1 to, sorry, 2 to 3, 3 to 4। 3 से 4 तो यहाँ आते ही हो, तो मैं इससे कह रही हूँ 2 से 3 आ जाओ। कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं तो फिर ना एक बैच में अगर मैं सारे चैप्टर्स चाहूंगी ना, हो नहीं सकता। आप सोचो कहीं ना कहीं तो वी विल बी लैगिंग लाइक, और स्कूल आप जानते हो एकदम कराता है चैप्टर। ओके चलो वो फिर मंडे को एक बार और मैं अनाउंस करूंगी, ट्यूसडे से आना है। अभी तो आप मंडे को पहले इसी टाइम पे आओ, 3 to 4। सो गुड बाय फॉर नाउ डियर।